नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं एक नई शख्सियत के साथ आप लोगों के साथ हूँ। जैसा कि मेरा प्रयास रहता है कि मैं जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है या जो भी कुछ एक अच्छा एक या कोई ट्रेंड सेट कर रहे हैं बिजनेस में, स्टार्टअप में, तो उनसे हम बात करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मनीष जी। मनीष जी जो है उनका एक सॉफ्टवेयर कंपनी कह सकते हैं, या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं स्पेशली ऑन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं या जो एजुकेशन सेक्टर के लोगों के लिए, जिसका नाम लर्निंग स्पायरल कंपनी का नाम है इनके। बाकी जो है मनीष जी से समझते हैं कि मनीष जी मतलब अभी तक क्या किया या कैसे इन्होंने इस फील्ड में आए और कैसे आगे बढ़े, और आगे का गाइडेंस जो एजुकेशन सेक्टर में जो स्टार्टअप आना चाहते हैं, स्पेशली एड्यूटेक की बात करें तो उसमें मनीष जी का जो इंसाइट होगा वो आपको एक अच्छा गाइडेंस देगा। तो मनीष जी नमस्कार। थैंक यू मिश्रा जी फॉर गेटिंग मी ऑन टू द शो। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके संग वार्तालाप होगी। तो मनीष जी पहले अपना आप बताइए कि ये जो लर्निंग स्पायरल जो आपने मतलब स्पायरल ये नाम लर्निंग तो चलो समझ में आ गया, स्पायरल उसको यानी कि आप जोड़ने की श्रृंखला में आपने ऐसा कुछ सोचा होगा, तभी आपने लर्निंग स्पायरल नाम रखा, या कैसे शुरुआत कहाँ से करी हाँ, आपने? तो स्पाइरल स्पाइरल क्या है ना, एक नेवर एंडिंग होता है। मतलब स्पाइरल जिसको बोलते हैं इसका मतलब नेवर एंडिंग है। जी। तो हमने उसका एक पॉजिटिव रूप को अपनाया था कि भाई लर्निंग भी जो है ना वो एक नेवर एंडिंग चीज है। तो लर्निंग का एक अगर स्पाइरल हो तो वो बड़ा पॉजिटिव स्पाइरल होगा। तो इसीलिए इसका नाम लर्निंग स्पाइरल रखे हमने कि भाई लर्निंग का एक पॉजिटिव स्पाइरल हम क्रिएट करेंगे एंड उसके संग बिजनेस को जोड़ेंगे। अच्छा, तो आप अपने पहले तो आप जॉब करते थे या पहले से ही आपने स्टार्टअप शुरू किया, या आप अपना एक बताएंगे तो जर्नी, तो जिससे कि एक जो नए स्टार्टअप है या जो कम्युनिटी है उसको थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप अगर आप कर सकते हैं तो बाकी को भी कैसे एक गाइडेंस मिले। तो कहाँ से शुरुआत हुई इसकी लर्निंग इंस्पायर? तो मैं ऐसा कहूंगा कि आई हैव बीन टू सम ऑफ द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मेरी इंजीनियरिंग जो है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने टॉप किया था। उसके बाद में मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से मैंने एमबीए किया। तो सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई वाज एबल टू एंड फॉर्चुनेट इनफ टू डू द एजुकेशन। लेकिन एक चीज बड़ी मुझे अखरती थी कि भाई जब ड्यूरिंग दिस जर्नी वी वर आल्सो लुकिंग एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। तो एक ऐसा महसूस होता था कि वाइल टैलेंट इज सिमिलर, स्टूडेंट वहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे हैं, एटलीस्ट एट द टॉप इंस्टीट्यूट्स। एंड इवन प्रोफेसर्स आर वेरी डेडिकेटेड। मतलब एक से एक बढ़कर प्रोफेसर से भी हम देख पा रहे थे कि lot of such talent is available even in the teaching community, but technology was really lacking. मतलब जो even at that time the IT technology or software which was prevalent in universities abroad or international places, our institutes did not have them in place. So this was very clear and we really I मुझे ऐसा लगा कि भाई if we can provide technology superpowers to आज के यूनिवर्सिटी या हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड है, तो फिर तो मतलब कोई एंड नहीं है ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द थॉट प्रोसेस। एंड मेरी जो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो हम दो तीन मेरे मित्र थे और हम संग में मिलके एक कैंपस स्टार्टअप की तौर पे इसको स्टार्ट किया था। और उस समय कुछ फंडिंग भी इकट्ठा की थी और सब कुछ किया था। उस समय थोड़ा सा बिजनेस मॉडल अलग, और हम कुछ और सोच के चालू किए थे। आज हम हमारी जो जो अच्छा। रूप है वो रूपरेखा ही पूरी बदल चुकी है। बट स्टार्टिंग एक हम्बल बिगिनिंग से एक कैंपस स्टार्टअप की तरह से हुई। और आउटसाइड द कैंपस फोर ऑफ अस, थ्री फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। एंड दैट्स हाउ दैट जर्नी बिगैन। And today business model has got changed multiple times over the years, and today now we are tasted success with whatever we are doing. So that's how it has been. तो जैसा कि किसी भी बिजनेस में उसका पैरामीटर तो फाइनेंस ही होगा नापने का। बाकी तो अलग बात है। तो आप जब शुरू किए तो पहला ऑर्डर कितने का आया था, और आप 2025 कितने पे क्लोज कर रहे हैं? 2025 हम करीबन 40 करोड़ पे क्लोज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और
हाँ, और ये सब इंडियन यूनिवर्सिटीज और इंडियन बोर्ड से है। ओके। और जो शुरुआत हुई थी वो तो मेरे ख्याल से शुरू में तो हमने फ्री में ही किया था, और उसके बाद में कुछ पैसा चार्ज करने लगे थे। तो आई थिंक द फर्स्ट ईयर की जो हमारी रेवेन्यू थी वो कुछ लाखों में थी, कि भाई यहाँ 2-3 लाख रुपए हमको रेवेन्यू में आए हैं। बाकी सब कुछ मतलब ऐसे ही फ्री में ही चल रहा था। तो दैट वाज द बिगिनिंग। तो इन दैट सेंस फ्रॉम टर्नओवर ऑफ जस्ट 1 or 2 lakhs, we have come to 40 crores. So that's a big journey जो हमने कवर की। नहीं, दैट्स ग्रेट। मतलब 40 करोड़ रुपया 10 साल में आपने अचीव किया, ये अपने आप में मतलब बड़ी बात है, अचीवमेंट है ये आपकी। एक बिना बैकग्राउंड के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हुए आपने बिना किसी फंडिंग के, अगर कोई बीसी का फंडिंग या ऐसा कोई फंडिंग तो मुझे लगता नहीं लिया होगा आपने, या लिया है? नहीं नहीं, कोई कोई फंडिंग नहीं है, बूटस्ट्रैप्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं। तो हमने खुद ही के एक हम्बल तरीके से चालू किया, और फिर एक कस्टमर्स के जो पैसे आए उसी से फिर नेक्स्ट जर्नी हमारी चालू हुई। तो दैट हैज बीन द इंटायर नेचर ऑफ द ग्रोथ फिनेंशियली। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि जो वैसे तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके ऑटोमेशन के लिए काम करते हैं। आप बताइए कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोडक्ट आपका है, क्या क्या प्रोडक्ट, मतलब एक्चुअल में आपका कोई प्रोडक्ट है या आप सर्विस में हो या अपना कोई प्रोडक्ट आपका खुद का है? तो ये हमारा जो सॉल्यूशंस हैं, तो 4-5 सॉल्यूशंस हैं जो कि सभी का बिजनेस मॉडल्स, जिसको आजकल सैस बोलते हैं, कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के मॉडल के ऊपर में ही दे आर अवेलेबल। एंड ऑल ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर गेयर्ड कि भाई आज के दिन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है एक यूनिवर्सिटी के लिए, दैट इज कि एकेडमिक कैलेंडर को कैसे मेंटेन किया जाए। हम्म। हाउ टू मेक श्योर कि दे आर एबल टू फिनिश देयर सिलेबस, दे आर एबल टू इम्पार्ट द लर्निंग वाइल मीटिंग। कि भाई 12 महीने के अंदर में से एक आध महीने तो 2 महीने तो छुट्टी में निकल जाते हैं। उसके बाद जो 10 महीने बचे, उस 10 महीने के अंदर में हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और उसमें सबसे बड़ा ड्रेन आउट होता है कि एग्जाम्स। क्योंकि एग्जाम्स आज के दिन में आप देखेंगे, एक विश्वविद्यालय के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए 2 सेमेस्टर अगर वो करते हैं और 2.5-2.5 महीने 3-3 महीना उस एग्जाम में लगा देते हैं, तो 6 महीने आपने इसमें लगा दिए। तो पढ़ाई के लिए महीने कितने बचे? क्योंकि अपने अपने कंट्री में जब एग्जाम होते हैं तो पढ़ाई नहीं होती कॉलेज के अंदर, बिल्कुल। वहां पे एग्जाम ही हो रहे होते हैं। तो हम्म। आपने 10 महीने की पढ़ाई के अंदर में से अगर 5-6 महीने फिर आपने एग्जाम भी निकाल दिए, तो बचे कितने? सो वी आर एक्चुअली जस्ट स्पेंडिंग 40% और 50% ऑफ द टाइम फॉर लर्निंग, एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग वेस्ट। Now our entire goal of all the solutions was that if I can crash these timelines so that कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के थ्योरी पेपर विदाउट चेंजिंग द पैटर्न, पैटर्न चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, आंसर बुकलेट्स पे जैसे पढ़ाई होती वैसे ही होगी। बट इफ आई कैन गिव यू द रिजल्ट्स विद इन 48 आवर्स और 3 days ऑफ द एग्जाम बीइंग फिनिश्ड, तो मैंने आपके 2-2 महीने बचा दिए, 4 महीने बचा दिए, तो मैंने एकेडमिक कैलेंडर डबल कर दिया। ये कैसे लिख, मतलब आप जब अगर जो पेपर होगा तो मोटा राइटिंग में होगा या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले में कर सकते हो आप, पर लेकिन राइटिंग वाले में कैसे करोगे आप रिजल्ट चेक एआई से? सर ये आप ये सीक्रेट आप अपने पॉडकास्ट के ऊपर में ही दिलवा दोगे। क्या? ये हमने नहीं, ठीक है, मतलब वही तो। नहीं, पर ये सीक्रेट वाकई में संभव है आज के दिन में। हाँ। जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसको हम यू कैन इवेल्युएट बोलते हैं, तो यू कैन इवेल्युएट के अंदर में क्या होता है सर, कि आपके जितने आंसर बुकलेट्स हैं, वो आंसर बुकलेट्स होते तो फिजिकली एग्जाम के अंदर में आप हाथों से लिखते हैं, लिखने के बाद में वो हमारे बुक स्कैनर्स द्वारा स्कैन हो जाते हैं। तो जिस दिन एग्जाम आपका खत्म हुआ उसी दिन हमारे जो बुक स्कैनर्स के द्वारा ये आंसर बुकलेट स्कैन होके अवेलेबल हो जाते हैं सेकेंड डे के लिए टीचर्स को इवेल्युएट करने के लिए। और हमारे कंट्री में इसके अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि भाई टीचर्स को एक जगह आना पड़ता था, सिक्योरिटी इश्यूज थे, आंसर बुकलेट्स खो जाते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय, नामी विश्वविद्यालय में, सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा एम्बेरसिंग लगता है, लेकिन बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर में आंसर बुकलेट्स खो जाती हैं। अब ये एक बड़ा एक चैलेंज था कि भाई आंसर बुकलेट्स को सुरक्षित भी रखना है। एट द सेम टाइम वी हैव टू आल्सो मेक श्योर कि भाई क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन क्या। पता पता खबरें आती थी कि भैया प्रोफेसर बैठा ही नहीं, किसी ने कुछ स्टूडेंट को बैठा दिया, और किसी ने कुछ नंबर बैठा दिया वहां पे। तो इस तरीके की चीजों को भी क्वालिटी कंट्रोल डाला गया है। तो अब जब आंसर बुकलेट घरों से चेक हो रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि टीचर पे मॉनिटरिंग है। तो आज जो प्रोफेसर चेक कर रहा है तो उसके फेस रिकग्निशन से आंसर बुकलेट खुलता है।
तो जिसको आंसर बुकलेट एवेल्युएटेड एलोकेटेड है वही खोल पाएगा। उस वो अगर स्क्रीन से हट जाता है तो आंसर बुकलेट बंद हो जाता है। इसके अलावा आपकी कितना समय बिताया आपने आंसर बुकलेट पे वो ट्रैक हो रहा है, कि आंसर बुकलेट पे कितने कितना टाइम समय में लगाया। आपने किया, हाँ, कितना कि, टाइम। कि खाली लेके बैठ गए आप खाली। ठीक है ना। हम्म। उसके बाद आपको डमी आंसर बुकलेट बीच बीच में दे दी जाती है जो प्री इवेल्युएटेड है, ऑलरेडी हेड हेड टीचर्स ने इवेल्युएट कर रखा है, उसके मार्क्स मेरे पास में है। तो स्टेटिस्टिकली मैं निकाल सकता हूं कि आप एक्चुअली क्वालिटी चेकिंग कर रहे हो कि चेकिंग कर ही नहीं रहे हो, बस खाली ऐसे ही रैंडमली कुछ बैठा रहे हो। तो क्वालिटी ऑफ चेकिंग भी हमने बढ़ा दी, और क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है और ज्यादा लोगों ज्यादा टीचर्स को हम इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। आपके पास 1 घंटे का समय है, आप कोई बात नहीं, आप चार चार बुकलेट को आप चेक कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा दिन अपना वेस्ट करना है इस चीज के लिए। पहले क्या है कि एक टीचर आता था पूरे दिन के लिए एंगेज हो जाता था, उसका लेक्चर वेक्चर सब कैंसिल हो जाते थे, अब वो खाली एग्जाम की चेकिंग के अंदर में बिजी है। तो इस तरीके की स्थिति के चेंज करके ऑलमोस्ट एवरी फैकल्टी मेंबर which is there is also incorporated in the checking। एंड ये चेकिंग के कारण आपकी जो नंबर ऑफ टीचर्स बढ़ गए, और प्लस सेकेंड डे से चालू हो गया। सेकेंड डे से चालू हो गया तो आपका जो लास्ट थ्योरी पेपर एक एक मौके के ऊपर में सेमेस्टर एग्जाम 20-25 दिन चलता है सर। 20-25 दिन का जो चल रहा है उसी समय अगर पैरेलल मैंने इवेल्युएशन भी चालू कर दिया तो विद इन 3-4 डेज ऑफ द लास्ट पेपर में आपका रिजल्ट दे सकता हूँ। नहीं, ये बहुत बढ़िया। मतलब आपने तो ये मतलब मुझे नहीं इस वाली जो ये वाला फैक्टर है, मुझे नहीं अंदाजा था इसका कि ऐसा होने लगा है आज की डेट में। तो ये अगर आप मतलब इस ऐसी टाइप के सॉल्यूशंस को अगर हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए, तो जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो बड़े रोबोस्ट तरीके से जो है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाई जा सकती है, टीचर्स की इफिशियंसी लाई जा सकती है, स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्कूल में, जैसे आज के डेट में स्कूल में कॉलेज में फीस इतनी ज़्यादा है, फीस ज़्यादा होने के कारण कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो कॉस्टिंग है उसकी वजह से आता है। तो अगर ये इफिशियंसी ला के कॉस्टिंग कम करी कॉस्टिंग भी ऐसी ही ना सर, 5 महीने तो हाँ, आइडल बैठे हो आप। यस यस, 5 में आड़े बैठे हो, आप पूरा काम नहीं कर रहे हो, या सैलरी जा रही है, पूरा उसका पूरा नहीं आ रहा है, तो वो सारा तो बर्डन स्टूडेंट पे ही लोड होना है ना। तो वो पैसा बचता है, तो इससे कॉस्ट कटिंग भी करी जा सकती है, इफिशियंसी लाई जा सकती है, और उससे ज़्यादा ऑटोमेशन और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये बहुत बढ़िया। तो ये मतलब बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट है सर। और हमारे सोल्यूशन का जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में जितनी सेविंग उसके उस ऑर्गेनाइजेशन को हो जाती है, तो हम्म मतलब ह्यूज सेविंग क्रिएट हो रही है। मतलब इनफैक्ट स्कूल बोर्ड्स, हरियाणा स्कूल बोर्ड, राजस्थान स्कूल बोर्ड, इन्होंने इसको बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर लिया है। एंड उसका कारण ही यही है कि भाई उनको दिख रहा है कि भाई यहाँ तो करोड़ों रुपए की सेविंग होने वाली है। टेक्नोलॉजी भी लग रहा है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, करोड़ों रुपए की सेविंग हो रही है, 3-3 4-4 महीने साल के बच जा रहे हैं। तो इससे बड़ा तो कोई सब टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा तो वही है, समय और जो क्वालिटी, वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके हिसाब से ये अभी हिंदुस्तान में कितने परसेंट कॉलेज या कितने परसेंट जो इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है ऐसी टेक्नोलॉजीज को। अभी सर इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। बोर्ड्स की हम बात करें तो खाली 2 बोर्ड के अंदर में हमने इसको अडॉप्ट करवाया है, बाकी सारे बोर्ड अभी तक अडॉप्ट नहीं किए हैं। यूनिवर्सिटीज की बात करें तो करीबन 2000 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से मुश्किल से मेरे ख्याल से 100-150 यूनिवर्सिटीज इसको अडॉप्ट की हैं। तो अभी एक लंबी जर्नी है जिसके अंदर में, बट यहाँ का जो सक्सेस है वो लोगों ने देखा है, उसको सराहा है, और काफी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कि हाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट है। तो everybody is very very keen to adopt it, and that is why we are able to grow also। तो हमारे लिए भी अच्छा है, कंट्री के लिए भी अच्छा है। तो आप मतलब जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इस तरह से काम मतलब और भी लोग कर रहे होंगे, आपके कंपटीटर भी हैं, या आप एक यूनिक का प्रोडक्ट आप कार्य से लेके आ रहे हो। प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, उसके संग में एक आध कॉम्पिटिटर्स ने उसको क्योंकि इतनी बड़ी डिमांड है तो एक आध करता है कॉम्पिटिटर्स हाँ। भी ऑपरेट करना चालू किए हैं। बट मोटा मोटी 2 या 3 प्लेयर्स हैं सर आज के दिन में, जो कि जिनके पास में एक मैं कह सकता हूँ कि स्टेबल प्रोडक्ट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें एक तो आपका ये मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट हो गया, मतलब मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट है आपने बनाया है। तो इसमें जैसे मैं बात में, चूंकि हम स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं या स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो कुछ ऐसे स्टार्टअप आइडिया बताइए जो कि एडुटेक या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, जैसे आपने एक ऐसा एरिया पकड़ा जो कि कायदे से ये अनटच्ड एरिया था, और
ये इसके बारे में मतलब सोचना भी मतलब कायदे से मुश्किल था, मतलब इंडिया हिंदुस्तान जैसे उसमें। बट तो कोई ऐसा और ऐसे कुछ आइडिया बताइए जहाँ ऑटोमेशन और हो सकता हो, क्योंकि सारा काम तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ ऐसे स्टार्टअप आइडिया जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो पाए। जैसे कि अब हम बात करते हैं, जैसे कि जो बैजू आया, या ऐसे यूनी एकेडमी टाइप के लोग जो इन लोगों ने किया, बट एट द एंड ऑफ द डे फ्लॉप हो गया सारा। सो फ्लॉप हुआ, फंडिंग उठाया, फंडिंग को जला दिया सारा, मतलब एट द एंड प्रॉफिट में नहीं आ पाया। अब जैसे फिजिक्स वाला की बात करेंगे, वो डिजिटल मतलब वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके मतलब एक गांव गांव तक पहुंच रहे हैं, वीडियो से पढ़ा रहे हैं, वो ठीक है। बट प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है, मतलब उस पूरे मॉडल में कहीं प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है। तो कैसे इस क्या नए आइडियाज पे क्या किया, काम किया जा सकता है। और प्रॉफिटेबल जैसे आपने किया कि आपने 1 लाख रुपए से आज 40 करोड़ की कंपनी बनाई, तो वैसे कैश क्यों नहीं किया जा सकता आपके इस इडोटेक वाले सेक्टर में। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो चीज से हमने 1 लाख बनाया था, उस आइडिया से हम 40 करोड़ पे नहीं पहुंचे। तो बीच में आइडियाज चेंज हुए, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आइडियाज और वैल्यू क्रिएशन जो है, वो हम वहां कर पाते हैं जहां हम मार्केट को और कस्टमर्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो बड़ा क्लीशेड शब्द है, लेकिन जो उनकी प्रॉब्लम है, जितने बड़े प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, उतना बड़ा मार्केट क्रिएट हो पाएगा। तो अगर आज के दिन में, जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो नोटिस की कि भाई टीचर अच्छे हैं, स्टूडेंट अच्छे हैं, उनको अगर टूल्स दे दें तो उनका इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। और उनके पास समय नहीं बच रहा, खाली साल भर के 12 महीने में से खाली 3-4 महीने ही वो काम कर पा रहे हैं। तो ये मेरे को लगा कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो मैं कुछ भी पैसे मांग सकता हूँ, क्योंकि आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम आदमी की सॉल्व करोगे, उतनी बड़े पैसे आप मांग पाओगे। ये मतलब जो ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, तो और कैसी ऐसी आपके हिसाब से कोई दो चार स्टार्टअप आइडिया दीजिए तो जो कि लोगों को एक इंस्पायर करे। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी बहुत सारे आइडियाज जो क्रिएट हो रहे हैं ना, वो क्रिएट हो रहे हैं जहां पे आपकी जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं और एआई है। तो हम्म। एआई के डिसरप्टिव टेंडेंसी के कारण कई सारे आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं। तो हम्म। ये एक नया पूरा ही फील्ड है जहाँ पे चाहे इंडस्ट्री हो, वहां पे एआई के कारण आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं। मेरे एग्जाम के अंदर में भी अभी, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर हमने एक आइडिया पे वर्क किया और आंसर बुकलेट्स की हैंडराइटिंग को रीड करके उसकी ग्रेडिंग भी अब हम एआई के थ्रू करके टीचर्स को दिखा रहे हैं। तो टीचर देख पा रहा है कि एआई ने इसके आंसर को पढ़ के इतना ग्रेड मॉडल आंसर से कंपेयर करके मोटा मोटी ये ग्रेड सजेस्ट कर रहा है, आपको क्या देना है। ठीक है ना। तो ये एक पूरा एक नया एक चीज क्रिएट हो रही है आपके ही रेगुलर स्ट्रीम के अंदर में, एआई को इनकॉर्पोरेट करके। तो हमको ये देखना है कि कहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत आईक्यू रिलेटेड चीज नहीं है, लेकिन वहां पे एआई का यूज करके हम उस चीज को फास्टर कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं। तो आप जैसे सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें एआई रिलेटेड आज के दिन में क्रिएट हो रही है। सेफ्टी और मॉनिटरिंग है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें एआई के इम्प्लीमेंटेशन से क्रिएट हो रही है। ये सारे नए अभी बिजनेस आइडियाज, इसके ऊपर में कोई आज के दिन में लीडर नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना निश क्रिएट कर सकते हैं। तो निश क्रिएट करने के लिए आपको देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री से आप कंफर्टेबल हैं, जहां पे आप मूवमेंट कर सकते हैं, प्लस वहां पे एआई का क्या उसके ऊपर में इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। आई थिंक उससे आपको डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं और उनके ऊपर में काम किया जा सकता है। बिल्कुल सही है आपने। जो एआई का मतलब एक तरह से कह सकते हो, एआई का एजुकेशन की लाइन में सब बहुत सारा यूज किया जा सकता है, और उससे इफिशिएंसी और क्वालिटी और बाकी चीज़ों पे भी, कॉस्टिंग पे भी इम्पैक्ट डाला जा सकता है एआई के माध्यम से। ये उसमें जो बिल्कुल बिल्कुल। क्लरिकल काम जो है उनको हम बाईपास कर सकते हैं, उनको पूरा हम। जो लर्निंग है, जो लर्निंग का पैराडाइम है, वो पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से चेंज हो सकता है। नहीं हो सकता आज के दिन में पूरी लर्निंग की विधा चेंज हो सकती है। कस्टमाइज्ड लर्निंग चीज उसके लिए एक हर इंसान के लिए बनाई जा सकती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। उसके ऊपर में जितने जोर से अगर काम होना चाहिए, मुझे अभी नहीं लग रहा कि उतने जोर से अपने भारत में कम से कम किसी ने काम किया नहीं, है। अभी कुछ दिन पहले, अभी मैं शायद मुझे तो 4-5 दिन पहले ही एआई कोर्स करके गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, अगर आपको जानकारी हो तो।
एआई जी को जी जी। मैंने कुछ सेक्टर्स को पकड़ा है अभी, मतलब स्पेशली ज्यादा काम तो एआई के में तो टेक्निकली फिनटेक में या जो हाँ डाटा ज्यादा है वहीं पे हो रहा है। बट ये हाँ ये वाले एरिया में, इसमें एरिया में तो बहुत ज्यादा इसको अगर आप अपने यहाँ पे जो लिटरेसी का रेशियो बढ़ाना है तो और जितने टीचर्स की जो कम है या जो है जो उसके एआई का या सॉफ्टवेयर का यूज करके बढ़ाया जा सकता है, उसका पेनिट्रेशन ज्यादा बिल्कुल, हो प्लस सकता क्या है, लैंग्वेजेस के भी बैरियर अब धीरे धीरे है। खत्म हो रहे हैं उसके हाँ अंदर में। लैंग्वेज का बैरियर। हिंदी तो आ ही गई है, तो उसके अंदर में देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ लर्निंग और टेक के अंदर में लर्निंग यूजिंग एआई को यूज करके आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। अच्छा दूसरा ये बताइए कि आजकल ये जो एक है कि सॉफ्टवेयर कोई कोड खरीद ले या कोई सैस मॉडल पे काम करे, सैस मॉडल पे बिजनेस ज्यादातर लोग करते हैं, तो उसमें सैस मॉडल में एक जो डर रहता है कि डाटा चोरी हो जाएगा मेरा, या तो जो लोग नहीं करना चाहते ज्यादातर लोग कोड ले, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, आपको सैस अच्छा होता है या अपना बनवाना? देखिए, मेरे हिसाब से SaaS इज द राइट अप्रोच, ओके। बोथ फॉर कस्टमर एज वेल एज द पर्सन हु इज बिल्डिंग द मॉडल। क्योंकि जो पर्सन जिसको यूज करना है उसको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आपने किसी से सॉफ्टवेयर खरीद लिया, अब उसने अपना एक बड़ा चंक ऑफ पैसा तो उसी समय ले लिया। अब उसके बाद में उसको एक बहुत ही छोटा मेंटेनेंस अमाउंट आप देने वाले हो, उसके अंदर में वो कोई भी चीज की मॉडिफिकेशन के लिए, इसके लिए आप परेशान होते रहते हैं। और बहुत सारे बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं, ERP वगैरह, फेल इसी कारण से होते हैं क्योंकि आप जब चालू किए अपनी जर्नी, आपको पता ही नहीं क्या बनाना है, उसको भी पता नहीं कि आपको क्या बनाना है। अब दो हम्म। जन मिल गए जिनको दोनों को ही पता नहीं कि क्या क्या बनाना है, बनाना है, कुछ बन और जाता आपने है। अपना एक तो डील कर हम्म। ली। हम्म। आपने एक तो डील कर ली। हम्म। अब जब आप उसको एक्चुअल यूज करने लगते हो तो ओनर बोलता है कि साहब ये तो, हमको तो ऐसा चाहिए, और वो बोलता है हमारे पास तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो भाई इसी को चला लो। तो हम्म। ये बड़ी एक मिसमैच की स्थिति क्रिएट होती है, विच लीड्स टू लॉट ऑफ स्ट्रगल फॉर बोथ पार्टीज। एंड ऑफन वो स्ट्रगल जो है वो मतलब उसका कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होता है, उसका पुअर, उसका सैड एंडिंग होता है। और या फिर एक दो साल बाद वो कंपनी उतनी हेल्दी नहीं रही तो वैसी सैड एंडिंग हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके का जो है ना, वो वैल्यू डिस्ट्रक्शन होता है, वैल्यू क्रिएशन नहीं होता। कंपेयर हम्म। टू दैट ऑन अ SaaS मॉडल, यू आर सेफ कि भैया आपका चीजें जो हैं वो जो व्हाट यू सी व्हाट यू गेट वाला जो सीन है ना, वो एकदम सही हो जाता है कि भाई मैं चला के इसको दे रहा हूँ, आप उसको चला, आप यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग अपफ्रंट। तो आपके लिए चेंज का कॉस्ट बहुत लो है। एंड उसकी दैट मेक्स द पर्सन वेरी अलर्ट कि भाई कस्टमर कभी भी छोड़ के जा सकता है, तो मेरे को तो भाई उसको बांध के रखने के लिए अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी चीजें, अच्छा सर्विस और नए अपडेट्स, नए फीचर्स में अगर नहीं लाऊंगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो मुझे पता है कि मेरे को तो एकदम ऑन माई टो रहना है। मैं ये नहीं बोल सकता कि भैया हो गया, बन गया, अभी अभी खत्म, सही बात अभी है। नेक्स्ट वाले को पकड़ो। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि जब सॉफ्टवेयर में चूंकि क्या होता है वो पहले खर्चा तो पहले से स्टार्ट हो जाता है जब बनाना शुरू करते हैं, और यस। हर चीज़ का खर्चा है, क्लाउड का खर्चा है, डेवलपर खर्चा है, स्टोरेज का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा होना शुरू हो जाता है, तो वो सारा सामने वाला खर्चा करता रहता है, रिजल्ट मिलता नहीं है उसका, तब वो दोनों फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इस टॉपिक पे तो वैसे अगर बात करें हम तो मतलब बहुत लंबी बात हो सकती है एडिटेक पे, एडिटेक में बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा मेरा भी। परंतु आप बताइए कि कोई मतलब कि क्या आपको लगता है क्या ट्रेंड आने वाला है, और उसी पे हम समाप्त करते हैं अपनी बात को कि क्या ट्रेंड एडिटेक में आने वाला है। जैसे कि मतलब जो एडिटेक का आज की डेट में जो फंडिंग का अगर देखेंगे ट्रेंड, तो वैजू के बाद या जो ये ऐसे टाइप के लोग जो फेल हुए कंपनियां, जो स्टार्टअप ऐसे फेल हुए, तो नई फंडिंग एडिटेक में आना थोड़ा सा अभी इन्वेस्टर भी डर रहा है, और यो या नई चीज़ों पे काम उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। अगर मैं देखूं कि अब क्विक कॉमर्स का बात, अगर आप फंडिंग की स्टार्टअप बात करें, क्विक कॉमर्स है, फिनटेक है, या जो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेगमेंट्स हैं, या और ऐसी चीज़ों में हो रहा है, बट एडू टेक में उतनी ज़्यादा फंडिंग का है उतना ट्रेंड नहीं चल रहा, तो इसको कैसे रिस्टोर करा जा सकता है इस वाले फेथ को? क्या है सर कि चीजें थोड़ी साइकिल में चलती हैं, एंड वट एवर हैपन्स रिसेंटली हमारी मेमोरी में ज्यादा रहती है। हाँ। तो अभी एडटेक के अंदर में द इंटायर बायजू एपिसोड, क्योंकि अभी अभी हुआ है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, तो एकदम फ्रेश है हमारे दिमाग में। इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, सो ऑब्वियसली इट हर्ट्स। ठीक है ना, और वो हर्ट का जो ट्रांसलेशन है, तो देर इज लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ फेथ है कि भाई ये
हो नहीं सकता, चल नहीं पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सो फ्रॉम यूफोरिक पॉजिटिविटी आप पहुंच गए हो डिस्मल नेगेटिविटी के अंदर। तो हम्म। ना वो शायद पॉजिटिविटी उतनी करेक्ट थी और ना मेरे ख्याल से नेगेटिविटी इतनी सही है। आई थिंक द रियलिटी इज समवेयर इन द मिडिल, क्योंकि एज एजुकेशन द प्रॉब्लम्स विच आर देयर, तो वो प्रॉब्लम्स के रियल सॉल्यूशंस आर वेरी मच अवेटेड, and if those solutions are provided, the value can be created in that market. Point is कि भाई you have to do it honestly, you have to do it with integrity to everybody, to the student also and to your investor also. अगर आप honestly अपने promises को निभाएंगे, तो I think there is no reason why the sector will not do well. So I think it's a cycle. So this negativity on edtech is slowly going to get revived as better, जो होता है कि भाई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो कुछ अच्छे एडटेक यहाँ पे अच्छे रह जाएंगे, जो छट गए वो छट जाएंगे, तो अगेन अ न्यू थिंग वुड emerge, and I think the trend will come back because finally education remains one of the necessities and it is the recession proof industry. तो from that angle डिमांड तो इसकी बहुत है, तो इस डिमांड को अगर अच्छे टूल्स और अच्छे सोल्यूशंस मिलेंगे तो वैल्यू विल बी क्रिएट। अब रोटी कपड़ा मकान में और एजुकेशन और मेडिकल, ये इतना तो मस्ट है, तो होना ही चाहिए उसमें। बाकी सब चीज़ों में अगर हैपनिंग हो रही है तो भाई एडुटेक। मैंने देखा है कि द पीपल हु आर, थोड़ा सा एक मिनट ले रहा हूँ, बट सो मेनी पीपल हु आर फ्रॉम स्ट्रेटा विच कैन नॉट अफोर्ड गुड एजुकेशन, वो अपनी सेविंग करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा के अच्छी पोजीशन में भेजना चाहते हैं। तो वेदर इट इज योर डोमेस्टिक एड्स, वेदर इट इज योर ड्राइवर्स, वेदर इट इज योर फार्मर्स, बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि अपने एज ओल्ड प्रैक्टिस को छोड़ के दे वांटिंग द नेक्स्ट जनरेशन टू गेट एजुकेटेड, गेट प्लेस्ड, सो दैट कि उनको एक बढ़िया जॉब मिले, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाए। दिस इज हैपनिंग अक्रॉस। तो इट इज वेरी पावरफुल एंड आई थिंक इट्स अ बिग नीड। तो ट्रेंड तो वापस ही आएगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका जो सकारात्मक अप्रोच है, ये देख के बहुत अच्छा लगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और यही पे सारे इंटरप्रेन्योर्स को यही सलाह है कि आप वैल्यू पे काम करें, ना कि वैल्यूएशन पे। आप इन्वेस्टर की डिमांड पे काम मत करें, आप अपना काम करें और काम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करें और कम्युनिटी को कुछ दें और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं, तो इन्वेस्टर तो अपने आप आ जाएगा, वैल्यूएशन भी क्रिएट हो जाएगी आपकी, और आगे आप बढ़ ही जाएंगे। तो मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फिर नए टॉपिक पे, नई चीज़ों पे, नई ट्रेंड पे फिर से बात किया जाएगा कभी। थैंक यू मनीष जी फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन टू दिस शो ऑफ योर्स। थैंक यू, थैंक यू।